Hello guys, how are you? So good afternoon to everyone. Let's begin to our next class. रिविजन्स मैं करा रही थी आप लोग को फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट का रिविजन्स मैं कवर कराऊंगी अभी. सो लेट्स क्रैक द सीबीएसई कॉमर्स. ठीक है, क्रैक द 12 सीबीएसई कॉमर्स विद अस. यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है. सो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई कॉमर्स. मेरे बारे में आपको पता होगा. सो क्रैक द सीबीएसई क्लास 12 विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म and get the subscription from the Unacademy. To get the subscription from the Unacademy, there are many benefits. So let's see कि क्या क्या benefits है जब आपको Unacademy से subscription मिलेंगे. Wait. पहला बेनिफिट क्या है कि डेली लाइव क्लासेस मीन्स यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर्स, यू कैन डिस्कस विथ योर एजुकेटर योर डाउट्स. The same environment what you get in your school, the same environment you will get in an academy also. Live tests and quizzes, okay, means you will be able to evaluate your preparation with your mock tests and the quizzes. Structured course means your course is according to your exam syllabus. Unlimited access means once you get the subscription you will be able to see, you will access unlimited means ki if you miss your live classes you can see your recorded classes limited number of times. There is no limitations. Free live classes है, you will be able to interact with the top educators and you will get the motivation from them. So and it include all the comprehensive syllabus. So student, just आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने लर्निंग अपने स्मार्टफोन को उठाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए एंड गेट द सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, I provide the special class also on Unacademy at 5 o'clock and 5 p.m. and 10 p.m. Okay, so do join there and clear your doubts. So student, fast आप जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिस जिसके स्टूडेंट के फ़ोन में अनअकैडमी ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड करो, सब्सक्रिप्शन लो. ठीक है, वी आर ऑल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल. मेरा एक टेलीग्राम चैनल है लव फॉर द कॉमर्स और यू कैन सर्च फॉर @study zone. ठीक है, सो फी स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि 6 मंथ के 12 मंथ के वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए. फॉर यू पीपल आई बेसिकली रिकमेंड कि आप ये करो. एक देखोगे कि अनअकैडमी जो वो बहुत इकोनॉमिकल है, इतनी कम प्राइस में आपके पूरे कवरेज करा रहा है. मीन्स सिलेबस के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, आप डाउट सेशन भी क्लियर कर रहे हो अपने. मतलब एक कंप्लीट पैकेज में आपको इतने कम अमाउंट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है. मीन्स इसका फीस कितना है 12 मंथ का 12,500. अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ माई कोड इज स्नेहा10 SNEHA10 Sneha10. Do refer my code to your friends also and this code is applicable to any course. तो कोई भी कोर्स के लिए ये कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर द 10% डिस्काउंट. ओके, रिवीजन किसका चल रहा है? चैप्टर 2 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाया था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिफिनेशन देखे थे हम लोग, और क्या देखे थे? नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 7 नेचर्स देखे थे. ओके, फिर क्या पढ़े थे हम? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 6 सिग्निफिकेंस पढ़े थे. सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑल सिमिलर है. फिर प्रिंसिपल पढ़े थे किसका? टेलर का, FW टेलर का हम प्रिंसिपल पढ़े थे. ठीक है, फिर क्या क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. तो इतने कल हम पढ़ाई किए थे इस चैप्टर से रिलेटेड. मीन्स इतना रिवीजन कराए थे. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा रिवीजन का क्या टॉपिक है? हेनरी फिल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. देखो स्टूडेंट, ये 14 प्रिंसिपल पे केस स्टडी आते हैं तो हम आपको हर एक प्रिंसिपल को अच्छे से समझना होगा. इस चैप्टर से केस स्टडी आते हैं. सो जस्ट रिमेंबर
हेनरी फिल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट हम हेनरी फिल्स सर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन थे, वो क्या थे। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कौन कौन किसने दिया था? हेनरी फिल सर ने दिया था। और टेलर ने क्या दिया था? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। गिव अ न्यू परसेप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। He introduced a general theory that can be applied to all level of the management। मतलब क्या है कि ये क्या की जनरल थ्योरी प्रोवाइड की है जो कि अप्लाइड किया जाता है ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो ये सॉरी एमसीक्यू में ये 1 मार्क्स के आते हैं। क्या? द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी एंड इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो हेनरी फिल्ड सर के बारे में हम कुछ पढ़ें। अब 14 प्रिंसिपल है। क्या क्या प्रिंसिपल है? उससे पहले हम न्यूमोनिक देखते हैं। क्या? डैड, यू सी यू एस एस आर, डैड रिप्लाई ओ आई सी। मीन्स कि आपको ये पूरे निमोनिक है जो कि इट विल बी इजी टू लर्न यू द 40 प्रिंसिपल of the Henry Field given by the Henry Field। Okay, so पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है? एक्चुअली आप इससे देख के क्या बोलेंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत सारे काम होते हैं। तो इस काम को करने के लिए हर एक वर्कर को असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान सारा काम कर रहा है। तो बर्डन को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो बर्डन जो है वो आसान तरीके से सारा काम होता जाएगा। जैसे मीन्स आप ये देख रहे हो कि इसको अलग, इस ग्रुप को अलग वर्क काम असाइन किया गया, इस ग्रुप को अलग एंड इसको अलग। और ये सारे किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशन के। तो Henry believed that segregation work in the workforce among the worker will enhance the quality of the product। मतलब वर्क का सेग्रेशन होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये किसके लिए बेनिफिट है? तो ये क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा। ओके, सो डिवीजन ऑफ वर्क, आई होप आपको ये पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ये हमारा रिवीजन क्लास है। अब आता है अथॉरिटी। डैड, डैड न्यूमोनिक मैंने आपको समझाया है। डैड हम लोग पढ़े क्या? पहला डिवीजन ऑफ वर्क पढ़े। ए हमारा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होता क्या है? अथॉरिटी जो है वो वर्कर्स को दिया जाता है, मैनेजर देते हैं क्या कि आपको ये काम करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो हैंड टू हैंड में जाता है। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। देखते हैं, अथॉरिटी फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू वर्क इफिशिएंटली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर द गाइडेंस और द लीडरशिप। मतलब क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट टू वर्क इफिशिएंटली। मतलब अथॉरिटी बोलता है कि मैनेजमेंट को कि आप इफिशिएंटली काम किए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अपने वर्क डन अंडर द गाइडेंस ऑन द लीडरशिप। ठीक है, आई होप ये इमेज से आपको पता चल रहा है कि ये क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल 2 था। प्रिंसिपल 3, डैड डिवीजन ऑफ वर्क। ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डी फॉर डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन से आप क्या समझते हो? अरे भैया, हर एक जगह डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। चाहे वो वर्क प्लेस में क्यों नहीं हो, चाहे वो आप अपने घर में क्यों नहीं हो, स्कूल में ले लो, फिर आप ऑफिस में ले लो। मतलब एवरीवेयर अगर डिसिप्लिन होगा तो आपका काम जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल चलेगा, अकॉर्डिंग टू द रूटीन चलेगा। इससे क्या होगा कि आपको आसान होगा हर काम को करने के लिए। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेंगे? नहीं नहीं भैया, गोल अचीव नहीं होगा। तो क्या है? विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अगर डिसिप्लिन ना हो तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। इट इज़ अ कोर वैल्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अहम हिस्सा है फॉर एनी प्रोजेक्ट और द मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि ये एक अहम हिस्सा रखता है। कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, उसमें एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और फॉर एनी मैनेजमेंट।
तो 3 प्रिंसिपल हम पढ़े फर्स्ट निम्नलिखित के क्या क्या। पहला पढ़े डिवीजन ऑफ वर्क, ओके। फिर क्या पढ़े अथॉरिटी, फिर क्या पढ़े हम डी फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, इतने हम आज पढ़ाई किए। तो नेक्स्ट क्या है यूनिटी, USSR, USSR। तो पहला हम क्या है यूनिटी, मतलब एक दूसरे में यूनिटी, वर्कर्स के बीच में यूनिटी, मैनेजमेंट के बीच में यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन बंद होना हो जाएगा। अगर आप मानो एग्जाम्पल लेते कि अगर घर पे आपस में यूनिटी ना हो, एक दूसरे में यूनिटी ना हो, कोई मानो गेस्ट आए, आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, गेस्ट आपके बीच में कोई वो मेल नहीं है, तो इससे क्या होता है कि ये आपकी घर की बदनामी होती है। तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन का भी रेपुटेशन लॉस होगा। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए एंड फॉलो हिज कमांड। मतलब अगर बहुत सारा बॉस होगा तो एम्प्लॉय के लिए भी दिक्कत होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। तो इसलिए हर एक जगह पे एक बॉस होता है जो कि कमांड देगा। इफ एन एम्प्लॉय हैज टू फॉलो मोर देन वन बॉस, they bring a conflict of interest and can create जो है वो confusion पैदा हो सकता है। इतना आपको समझ में आया क्या कि क्या है यूनिटी। ठीक है, अब क्या है कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये, what you can say कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोल मोटिवेट हो रहा है। तो लेट्स सी क्या है ये, हु एवर इज एंगेज इन द सेम एक्टिविटी शुड हैव अ यूनिफाइड गोल। ठीक है, दिस मीन्स ऑल द पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी शुड हैव वन गोल। मतलब जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सबका गोल क्या है, एक है। क्या, ऑर्गेनाइजेशन गोल। सब अपने लिए काम नहीं कर रहे, किसी का पर्सनल मोटिव नहीं है, सबका कॉमन गोल ही है। एंड मोटिव विच मेक द वर्क इजियर, मतलब काम को आसान बनाता है। सबके काम एक है, चाहे वो किसी भी हेड में ले लो, सबका गोल जो है वो एक ही होता है, सारे को एक ही कॉमन गोल अचीव करना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक यूनिफाइड गोल होता है। तो USSR, यू फॉर हम क्या पढ़े, पहला यूनिटी ऑफ कमांड, इसको हम बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। ये यूनिटी ऑफ कमांड था, ये क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा लीडर्स, मीन्स कि एक बॉस होना चाहिए, बॉस क्रेडिट लेगा, लीडर्स क्रेडिट लेगा। दिस इंडिकेट अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेड टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी rather देन पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो यूनाइटेड काम करेगा, एक समान काम करेगा, अपने पर्सनल के इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करेगा, कंपनी के लिए काम करेगा। Be subordinate to the purpose of an organization। ठीक है, दिस रिफर टू द होल चेन ऑफ द कमांड इन द कंपनी। कंपनी का ये होल चेन होता है, सबॉर्डिनेट होना चाहिए टू द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये आपका हो गया सबॉर्डिनेट, ये प्रिंसिपल आपका हो गया क्या, इंटरेस्ट यू कैन से। ठीक है, तो यूनाइटेड टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। 14 principle, D for division of work, A for authority, D for discipline, okay, U for unity of command, and USSR, um, that's it. I for interest। ठीक है, अब ये क्या है, रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन ये हमारा प्रिंसिपल है कि दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर। मतलब कि वर्कर को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, गिफ्ट देंगे, तो क्या होगा, वर्कर जो है वो खुश होता है। उस खुशी से वो अपने काम जो
जिस इफ़िशियंसी से आज वो काम कर रहा है उस डबल इफ़िशियंसी लगा के वो दूसरा काम करेगा। तो एक वर्कर को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे मोटिवेट किसी भी तरीके में हो। ठीक है, रेम्यूनरेशन कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, हाउएवर इट शुड बी एफर्ट दे हैव मेड। ठीक है, सो ये हमारा प्रिंसिपल क्या था, रेम्यूनरेशन। होपफुली आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा कि रेम्यूनरेशन। ओके, पहला प्रिंसिपल हम क्या पढ़े थे, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर पढ़े थे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजीज, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन। सो अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेंट्रलाइजेशन। In any company, the management or any authority responsible for the decision making, मतलब मैनेजमेंट जो है वो किसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि मतलब कि उसके मेंबर्स भी काम करे तो उसके लिए डिसीजन दे, नहीं, सबके लिए डिसीजन जो है वो सेम होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। However, this depend on the size of an organization, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे ऑर्गेनाइजेशन के। हेनरी फेल्ट stressed on the point that there should be a balance between the hierarchy and the division of power, मतलब एक बैलेंस, मैनेजर को जो वो बैलेंस वे में चलना चाहिए, बैलेंस नहीं है तो इट विल बी लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो न्यूट्रल है, ये आपका डिवीजन ऑफ पावर हो गया है। सेंट्रलाइजेशंस, यू कैन से कि ये आपका प्रिंसिपल कौन सा है, सेंट्रलाइजेशंस हो गया। ओके, सो लेट्स मूव कि अब क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो fuel, one of the principle highlight that the hierarchy step should be from top to low, मतलब टॉप से लो लेवल होगा। दिस इज नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय नो देयर इमीडिएट सीनियर, ऑल्सो दे शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट एनी इफ नीडेड। मतलब क्या है, स्केलर चेन क्या बोल रहा है कि जो भी छोटे वर्कर्स है और टॉप मैनेजमेंट को डील करना चाह रहे तो वो डायरेक्टली डील करे, ना कि किसी मीडिएटर के थ्रू डील करे। अगर वो आपस में डील करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप भी होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्केलर चेन यही बोलता है कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय के बीच में एंड मैनेजमेंट के बीच में। कोई मीडिएटर रोल प्ले नहीं करेगा, वो खुद आपस में एक दूसरे के लिए रोल प्ले करेंगे। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी एम्प्लॉय जो है वो इमीडिएट सीनियर को जानेंगे, ये वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हेन एवर दे रिक्वायर। तो ये स्केलर चेन जो है ये प्रिंसिपल हमें ये समझाता है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया हमारा ऑर्डर। तो 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ऑर्डर क्या है, अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर। मतलब क्या है कि वर्क ऑर्डर जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि वर्क कल्चर जो वो फेवरेबल इन्वायरमेंट रहे। द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। आप नॉर्मल आप अपने में ही देख लो कि अगर आपके मॉरल पॉजिटिव रहे तो मीन्स यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, तो आपको और पढ़ाई करने का मन करता है। तो सेम वे वर्क प्लेस में भी वही है, अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा, इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी भी होता है। तो एवरीथिंग इज लिंक टू ईच अदर। अब क्या है, इक्विटी। इक्विटी हमारा एक प्रिंसिपल है। तो क्या है, ऑल द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय को इक्वल सेम रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जो आप सब एम्प्लॉय को देंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, नो एम्प्लॉय फेस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन आप कोई भी फील्ड में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं हो, रेस में क्यों नहीं हो, फिर आप बोल सकते हो कि जेंडर के बेसिस पे क्यों नहीं हो,
सब जगह इक्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं जेंडर के बेसिस में क्या कि अगर फीमेल ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो आप उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हो, आप मेल को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं देना चाहिए? मेल और फीमेल बोथ आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि फीमेल काम नहीं कर सकती है। अगर उस काम के लिए असाइन किया गया, फीमेल विल ऑल्सो डू द बेस्ट जॉब। तो ये मैनेजर का ड्यूटी है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो एम्प्लॉय की किसी भी टर्म्स में। सो होपफुली आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा। हम प्रिंसिपल रिवाइज कराते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी? डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा, अथॉरिटी पढ़ा, डिसिप्लिन पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स अगर आप जितना भी एम्प्लॉय को अपनी तरफ खींचोगे तो एम्प्लॉय भी जो है वो स्टेबल रहेगा अपनी जॉब के लिए। उसको फील होगा कि उसका जॉब जो है वो सिक्योर है। तो ये ड्यूटी है किसका? मैनेजमेंट का। तो की ऑफर द जॉब। अभी देखो पैंडमिक चल रहा है। इस पैंडमिक से बहुत सारे एम्प्लॉय को डर है कि उसका जॉब ना चला जाए। तो ये किसका ड्यूटी बनता है? मैनेजर का, कि उसको सिक्योर करना, उसको ऑफर करना है कि आपका जॉब सिक्योर है, जिसके कारण कि वो उसी जॉब पे स्टेबल रहे। एन एम्प्लॉय डिलीवर द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर। अगर उसको एक एम्प्लॉय के अंदर लगेगा कि हाँ ये जॉब मेरा सिक्योर है, तो वो अपना बेस्ट से बेस्ट देगा। अगर उसको फील हो रहा है कि उसका जॉब सिक्योर नहीं है तो फिर वो एक किसी इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। तो ये मैनेजमेंट का ड्यूटी होता है कि वो अपनी जॉब को, अपनी एम्प्लॉय को ऑफर करे जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय डिलीवर द बेस्ट if they feel secure in their job. It is the duty of the management to offer job security to the employee. Stability. इनिशिएटिव मतलब क्या कि हर एक काम में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी वर्कर्स हो, मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉय हो, उसको इनिशिएटिव लेना पड़ता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज द इंटरेस्ट एंड मेक देम वर्थ। ठीक है, इनिशिएटिव भी एक प्रिंसिपल है। फिर स्पिरिट द कॉर्पस। स्पिरिट द कॉर्पस होता क्या है कि यूनिटी, काइंड ऑफ यू कैन से द यूनिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। It is the responsibility of the management to regularly motivate the employee. हर मतलब कि किसका? मैनेजमेंट का ड्यूटी होता है कि वो अगर अपनी एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो ये किसका बेनिफिट करता है? ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं तो वो अपना काम बेस्ट तरीके से करते हैं। बेस्ट तरीके से करेंगे तो ये किसके लिए बेनिफिट है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। तो मोटिवेट कौन करेगा? मैनेजमेंट ही तो करेगा। दे एम्प्लॉय एंड बी सपोर्टिव टू ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के काम में सपोर्टिव रहे। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक एम्प्लॉय के मन में ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम एंड द वर्क इन्वायरमेंट। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वर्क इन्वायरमेंट जो है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो हम 14 प्रिंसिपल पढ़े। कौन कौन से प्रिंसिपल 14 हम पढ़े? फिर से हम गो थ्रू कर देते हैं कि जस्ट यू कैन से हियर, मैं निमोनिक पे बता देती हूँ। डैड, डैड फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ओके। A for authority, D for discipline, ठीक है। फिर U for unity of command, एक U for unity of command, S double E, S for stability, ठीक है। E for आपका बोल सकते हो spirit the corpus, and E for equity। ठीक है, फिर डैड रिप्लाइड OIC, सॉरी USSR,
USSR, ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। SSR, एस फॉर आप बोल सकते हो क्या, टेलर चेन। R for remuneration, and 1S is stand for स्टेबिलिटी हो गया आपका, let wait, and OIC, O for order, I for interest, initiative, S for subordinate of interest, ठीक है, and C for you can say centralization। तो ये 14 प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे की स्टडी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो डू नॉट वरी, आई विल बी देयर टू गाइड, 1 सेकेंड, वेट, आई एम देयर टू गाइड यू, ओके, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निक्स हम पढ़े थे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सो लेट्स मूव की हम छोटे छोटे कुछ स्मॉल टॉपिक एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था इस चैप्टर्स में। बेसिकली कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कवर होते हैं। पहला क्या हो गया, प्रिंसिपल के मीनिंग पढ़े हम, ठीक है। फिर नेचर, 7 नेचर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 सेकेंड। मीन्स ये नेचर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन से नेचर है, ठीक है। ये नेचर है, 7 नेचर है मैनेजमेंट के, यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर द केस स्टडी, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस हम पढ़े, 6 सिग्निफिकेंस पढ़े, इम्पोर्टेंस पढ़े, प्रिंसिपल, FW टेलर का प्रिंसिपल पढ़े हम, ठीक है। मतलब FW के टेलर एंड हेनरी फेल्स जी के टेलर के बारे में डिफरेंस करें तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है और वो क्या है, फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट है, ठीक है। सो प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल पढ़े टेलर का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़े, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था, हेनरी फेल्स सर ने दिया था, ठीक है। ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो 1 MCQ में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एवरीवन गॉट इट। सो 14 प्रिंसिपल है, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ ये 14 प्रिंसिपल आप अच्छे से ध्यान में रखो। अगर ये ध्यान में रहेगा आपको केस स्टडी सॉल्व करने में आसान होगा, क्योंकि ये सारे 14 प्रिंसिपल से केस स्टडी आते हैं बच्चों एग्जाम में। तो ये आप केस स्टडी सॉल्व करने के लिए इस प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ओके। होपफुली आपको ये क्लास रिविजन्स लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। टेक्निक्स भी हम पढ़े थे, कितनी टेक्निक्स थे, क्या क्या टेक्निक्स थे, फंक्शनल फॉर्म एंड शिफ्ट था, डिफरेंशियल पीस रेट था, प्राइस रेट, ठीक है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, fatigue स्टडी, मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मीन्स ये टेक्निक्स हम पढ़े हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। इसका डिफरेंस भी हम देखे थे किसका, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का हम डिफरेंस देखे थे, ओके। तो ये डिफरेंस हम देख के ये थे, ठीक है। सो लेट्स मूव की हम छोटे छोटे अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन योर एग्जाम। व्हाट इज मीन बाय द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्पस। मतलब हमने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल जो है वो स्पिरिट द कॉर्पस है। तो ये दिल्ली में 2011 में पूछा गया एग्जाम्स क्वेश्चन है। स्टूडेंट स्टार्ट सॉल्विंग द सैम्पल पेपर, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज। मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैं किसी दिन भी आपके टेस्ट ले सकती हूँ इस 2 चैप्टर से रिलेटेड। सो बी प्रिपेयर, रिविजन करते रहो, नहीं रिविजन करोगे इट विल बी फेलियर फॉर यू। कल मेरा एक मोटिवेटेड लेक्चर है एट 12:30 ओनली।
एक्चुअली, सो डोंट मिस दैट लेक्चर। आई होप उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सो स्मार्ट स्टडी, हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी, आपको रट्टा नहीं मारना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो उस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी आपके अकॉर्डिंग यू टू योर एग्जाम्स। तो देखते हैं हम स्पिरिट द कॉर्पस क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये टीम स्पिरिट होना चाहिए ऑफ यूनिटी, हार्मनी, पीसफुल रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में। मैनेजमेंट जो वो प्रमोट करेगा, suggests that management should promote a team spirit of unity and harmony among the employee। ये 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाई दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। देखो आप याद करो वो क्लिप मैंने दिखाया था कि यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे किसके लिए, एक ही। तो ये क्या था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही बॉस होने चाहिए, सो दैट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे। तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। कौन सा प्रिंसिपल है, वन हेड वन प्लान, imply that there should be one head and one plan for a group of activities having the same objectives। okay, hopefully ये आपको समझ में आ गया होगा। you can go through this, I'm giving you 1 minute time to go through this question and then we will move to forward। okay, am I audible to everyone? if I'm audible तो आप मुझे thumbs up कमेंट सेक्शन में करो। क्लासेस समझ में आ रही होगी, रिविजन्स लेक्चर है ये, रिविजन्स हो रही होगी, थोड़ी बहुत तो हो रही होगी। अच्छे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक बार में सब मगअप कर लो, अरे थोड़े थोड़े रिविजन्स करो, विद टाइम आपको अच्छा लगेगा खुद ही। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारा पढ़ाई करोगे, नो नो, नॉट एट ऑल। लेट्स मूव। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। कौन बोलता है कि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, कौन सा प्रिंसिपल बोल रहा है बच्चों, आपको क्या माइंड में आ रहा है, जल्दी से सोचो, जल्दी से दिमाग में लाओ कि कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट के एम्प्लॉय जो वो रिसीव कर रहा ऑर्डर। मैंने पढ़ाया था फ्रॉम एक ही सुपीरियर, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि स्टेट एंड एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। जस्ट सी, अगर आपको ध्यान में होगा हम यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ चलते हैं। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड, कहाँ गए, वेरे, कि एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए, और कौन, और टू फॉलो हिज कमांड। ओके, okay बच्चों, okay everyone, so let's move toward the next question। which principle of management is violated। कौन सा principle of management violate किया जाता है, if subordinate asked to receive order from two or more superior। कौन सा principle को violate किया जा रहा है, अभी हम पढ़े कि एक ही बॉस होना चाहिए, टू और मोर सुपीरियर नहीं होना चाहिए। ये कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। कौन से प्रिंसिपल वायलेट हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड। सो आई होप इस टाइप के छोटे छोटे 1 मार्क्स के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 2 मार्क्स के आ जाते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना होगा, हर एक प्रिंसिपल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 14 प्रिंसिपल हेनरी जी ने दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल इन द एग्जाम्स। ये छोटे छोटे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी आएंगे। ओके, केस स्टडी भी आते नहीं, आते ही है, कंपलसरी है। मैंने एक केस स्टडी की भी क्लास आपको डिस्कस कराया है, आगे भी मैं लेके आऊंगी, सो डू नॉट वरी। आप बस पढ़ाई करते रहो और मेरा काम है मैं आपको पढ़ाई कराऊं, मोटिवेट कराऊं, अच्छे अच्छे टेक्निक्स लेके आऊं कि आप और भी अच्छे से बीएसटी को पढ़ाई करो। ना कि मेरे सब्जेक्ट ही आप क्यों नहीं अच्छे से पढ़ो, आप बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। आपको हर एक पेपर में गुड मार्क्स लाना है, सो आप
में आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। ये पैंडमिक कभी किसको भी श्योरिटी नहीं है, कभी भी आपके स्कूल खुल सकते, कभी भी एग्जाम्स होते। सो बी फोकस। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको 24 आवर पढ़ने के लिए, एटलीस्ट आप दिन में 5 घंटे भी निकाल लो अपने लिए पढ़ाई के लिए। इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम्स में आपको बर्डन नहीं होगा। ओके, सो होपफुली आपको ये मेरा रिविजन्स लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, यू कैन आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सेंड करिए। मैं आप आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, सो डू नॉट वरी। सो थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको ये रिवीजन समझ में। सो स्टूडेंट की अगर आपको रिवीजन समझ में आ रहा है मेरे क्लास में, सो स्टूडेंट जस्ट एक व्यू तो बनता है मेरे लिए। तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करो, मेरे व्यूज़ भी बढ़ाओ, मेरे लाइक्स भी मेरे वीडियो को लाइक भी करो। एंड हाँ, मेरे को रेफर करना ना भूले, मे माई कोड टू एनी कोर्स स्ट्रक्चर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट। आप थैंक यू एवरीवन। यूट्यूब पे लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा कोड यूज़ करना ना भूले। माई कोड इज स्नेहा10, SNEHA10 स्नेहा10। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूले फॉर द नोटिफिकेशन। सबको मेरा टेलीग्राम चैनल पता होगा, जो को नहीं, जिसको नहीं पता है, जस्ट गो दिस, जस्ट पिंग मी देयर, लव फॉर कॉमर्स, or you can search @study zone. सो स्टूडेंट थैंक यू। सो देखो, मेनली मेरा मोटिव क्या है कि मैं टू द पॉइंट ही अपने पीपीटी में बनाऊंगी। मैं अपने टू द पॉइंट पैराग्राफ में आप, मैं एग्जाम में भी आपको सजेस्ट करूंगी आप टू द पॉइंट आंसर लिखो। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो क्या होता है, एग्जामिनर जो भी रहते हैं उनको लगता है कि पॉइंट वाइज जितना आप पॉइंट में लिखोगे उतना आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा होगा। सो आपने देखा होगा, मैं भी आपको कम लिखती हूँ, समझाती ज़्यादा हूँ। जितना कम लिखोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, कि टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए एंड बेस्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। ओके, एंड हाँ, इसी तरह पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय एवरीवन। एंड हाँ, डोंट मिस माई क्लास ऑफ टुमारो, यूट्यूब पे 12:30 पे है। डू नॉट मिस दैट वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। So bye everyone. Enjoy. Thank you. Thank you everyone. Hope you people like this session. Okay. One more I will discuss. मैं आपको एक चीज डिस्कस करना भूल गई। वेट स्टूडेंट, डू नॉट गो। सॉरी। सॉरी। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये डिफरेंस भी आता है, हेनरी फ्योल एंड टेलर सर के डिफरेंस। तो जस्ट गो थ्रू दैट डिफरेंस ऑल्सो, कि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं कि गिव टू 5 पॉइंट्स, बताइए इसके डिफरेंस। तो वेट, 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। सॉरी, हाईलाइटर हो गया है। 5 पॉइंट्स आ जाएंगे 5 मार्क्स के। सो आप ये डिफरेंस भी देखना, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो स्टूडेंट, सो थैंक यू एवरीवन। केस स्टडी में नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट संडे को मेरा जो है वो यूट्यूब पे आपका मोटिवेशन वीडियो। फिर नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट करूंगी कौन से चैप्टर 3। मैंने अकाउंट्स का सेशन लिया है, एनपीओ समझाया, 4 सेशन लिया है। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ाया था, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगर उस अकाउंट्स के चैप्टर से कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे करो, मैं फिर से एक सेशन लेके आऊँगी उससे रिलेटेड। हाँ, एक सेशन तो लूँगी मैं, क्वेश्चन की सेशन एक ज़रूर लूँगी। और भी कुछ कुछ स्मॉल टॉपिक जो भी बचे हैं मैं आपको क्लियर करूँगी। सो डू नॉट वरी, जस्ट आप पढ़ाई करो, मेरा काम है मैं आपको पढ़ाई करवाऊँ। सो बाय बाय एवरीवन, बाय।